सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका मकसद पाक भारत ताज़ा सूरत हाल से आगाह करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की हकीकत, भारतीय मीडिया और उनकी एजेंसियों के दरमियान मौजूद नेक्सस, भारत की मुस्लिम कुश और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी प्रोपेगेंडा को खोल कर रख दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया इख्तियार किया। भारत के गैर कानूनी इक़दाम और बयानात से सूरत हाल बहुत पेचीदा हुई। हालांकि पाकिस्तान के लिए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के हाथों पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया, इतना किसी भी मुल्क ने नुकसान नहीं उठाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम किया, जबकि भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। इस मौके पर DG ISPR ने पहलगाम हमले की टाइमलाइन और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराने के प्रोसेस का पोस्टमार्टम किया। सवाल उठाया कि पहले 10 मिनट में ही वाक़े की FIR दर्ज कैसे हो गई, जिसके कुछ देर बाद ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि ये मुस्लिम दहशतगर्द थे जिन्होंने सयाहों को कत्ल किया, जबकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि ना तो मुस्लिम दहशतगर्द होते हैं, ना ईसाई और ना ही हिंदू दहशतगर्द होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। उनका कहना था कि वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया गया और फिर कुछ ही देर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गया। लेकिन अब तक इस इल्ज़ाम का कोई वाज़े कंक्रीट एविडेंस, सॉलिड एविडेंस नहीं पेश किया जा सका। उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ वो दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत पहले से मुलव्विस हैं। DG ISPR ने बताया कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला अकाउंट्स भारतीय खुफिया एजेंसियों के हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट से 4 नवंबर 2023 को मियांवाली में दहशतगर्दी की कार्रवाई से एक रोज़ कबल पोस्ट की गई कि कल बड़ा दिन है, और अगले दिन कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया कि वेलकम मियांवाली। जिसके बाद फिर हमने फितना अल खवारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती देखी। इसी तरह 2024 में चाइनीज़ शहरियों पर हमले में भी यही टेम्पलेट इस्तेमाल हुआ। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि यहाँ दुनिया के समझने के लिए इशारा मौजूद है कि सोशल मीडिया पर कैसे कोरियोग्राफी की जा रही है कि हम कब और कहाँ कुछ करने वाले हैं, और फिर चंद लम्हों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने भारत पर वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज हर महाज पर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग शुरू करना भारत की चॉइस है, लेकिन उसे ख़त्म करना फिर हमारे हाथ में होगा। अब देखना है कि भारत क्या चाहता है। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुकम्मल पर तैयार हैं, अगर आज़माना चाहते हैं तो आज़मा कर देख लें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ। पाक भारत कशीदगी टिपिंग पॉइंट पर आ गई है। नरेंद्र मोदी ने 8 दिन इंतजार करने के बाद गुज़िश्ता रोज़ बिलाखिर सबूतों के बगैर ही अपनी फ़ौज को मुकम्मल ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दे दी है, यानी फ़ौज अपनी मर्जी का वक्त और टारगेट चुनने में आज़ाद है। बज़ाहिर ये खुली छुट्टी है, लेकिन हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्यों बॉल अपने कोर्ट से निकालकर फ़ौज के कोर्ट में डाल दी है। इसकी एक बड़ी वजह पहलगाम हमलावरों को पकड़ने में भारतीय फ़ौज की नाकामी है, जिसको वाज़ेह तौर पर छुपाने के लिए भारतीय फ़ौज ने नए नए उज़र तलाश करना शुरू कर दिए हैं। ये उज़र क्या है, इससे भी आज पर्दा उठाएंगे। ये भी बताएंगे कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिटेलिएट करने के लिए आलमी फ़ज़ा हमवार करने में भारत बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चीन, अमेरिका और रूस ने फौरी डी एस्केलेशन का पैगाम पहुँचाया है। इस तरह भारत पहला सिफारती राउंड हार गया है, जिसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए भारत ने LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा कर दिया है।
पाकिस्तानी रडार्स पर मकबूजा कश्मीर में परवाज करते हुए भारतीय रफाइल तैयारे स्पॉट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान शाहीन फजा में बुलंद हुए और रफाइल चलते बने। लेकिन सबसे अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। भारत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सका है भारत अभी तक, लेकिन DGISPR ने पाकिस्तान के अंदर भारत की होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की जो फहरिस्त है और जो सबूत हैं उसकी एक लाइन लगा दी है और एक नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिया है। लेकिन फिर भी भारत बाज नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार किया कि आइंदा 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस डेवलपिंग सूरत हाल की पर अहम पेशरफ्त को हम आज के प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के हर जिम्मेदार का जमीन के कोनों तक ताकुब करने का ऐलान किया था, मगर अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुबैना हमला आवर पहलगाम से जम्मू के इलाके डोडा पहुंच चुके हैं। भारतीय फौज उनके पीछे पीछे मकबूजा कश्मीर में तैनात 15वीं कोर से 16वें कोर की हुदूद में दाखिल हो गई है, लेकिन हमलावरों को पकड़ने में अब तक नाकाम है। भारतीय मीडिया इस नाकामी की 2 वजूहात बयान कर रहा है। एक वजह 2 मुख्तलिफ कोर्स के दरमियान ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का फुकदान और दूसरा मुबैना हमला आवरों के पास अल्ट्रा डिवाइस की मौजूदगी, जिसकी वजह से भारतीय फौज गुज़श्ता 5 दिनों से हमला आवरों के कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रैक करने में नाकाम है। हालांकि इससे पहले गुज़श्ता रोज कहा गया था कि 4 जगहों पर मुबैना हमला आवर को देखा गया और एक जगह झड़प भी हुई। हर रोज मुबैना हमला आवरों को लेकर नया बयान सामने आ रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय फौज कोई ठोस सबूत फराहम न कर सकी, जिससे भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात की तस्दीक हो सके। इस हकीकत के मद्देनजर नरेंद्र मोदी ने तमाम ऑपरेशनल इख्तियारात फौज के हवाले कर दिए हैं। भारतीय फौज को इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए अपनी मर्जी का वक्त और टारगेट का तयन कर सके, जिसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े हमले की इजाज़त देते। भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका, लेकिन DGISPR ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने जेहलम से पकड़े गए भारतीय जासूस की कार्रवाइयों के दस्तावेजी सबूत मीडिया को दिखाए हैं। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists. मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इरिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 25 अप्रैल यानी 4 दिन पहले जेहलम बस स्टैंड से भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.5 किलो वजनी बम, 2 मोबाइल फोन और 70,000 रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि उसके घर से एक भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उनका कहना था कि उस दहशतगर्द का हैंडलर कोड नेम सिकंदर है, जो भारतीय फौज का जूनियर कमीशन अफसर सूबेदार सुखविंदर है। ये है वो 4 कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सुखविंदर है। तो आप यहाँ पे सुखविंदर की आप शक्ल देख सकते हैं। आप यहाँ पे उसका हवलदार एक और सर्विंग नॉन कमीशन अफसर हवलदार अमित की शक्ल देख सकते हैं, और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। जबकि गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की अपने हैंडलर से गुफ्तगू भी सामने आई है, जिसमें सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्दी के लिए पहले IED डिवाइस देते हुए कुछ हिदायत दे रहा है। जब आप ये आपको इस हालत में मिलेगा, जब आपको इसको यूज़ करना है,
आपने इसको हटाना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको, ये चुम्बक है, इसको जहाँ आपको बताया जाएगा चिपका देना है। अगर आपको अपने पास रखना है इसको, तो इसको इससे अलग करके इस हालत में अपने पास रखना है। These IDs are transported by drones. आपने ड्रोन देखा जिसे घर से मिला, ये आती कैसे हैं? So they are drones जो ये मैग्नेटिक IDs और अदर IDs वहाँ से भेजते हैं, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि दहशतगर्द की अपने हैंडलर से होने वाली गुफ्तगू के दौरान मजीद 4 किरदारों की निशानदेही हुई है जो इस सेल को चला रहे हैं, जिनमें मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमित और एक सिपाही शामिल हैं। DGISPR ने गिरफ्तार दहशतगर्द की भारतीय फौज के अफसर से गुफ्तगू की ऑडियो भी सुनाई, जिसमें वो दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए जगह का तयन कर रहे हैं। कोई झोला ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, जिथे मीनी के खबर चंगी बन जाए, चंगी पड़ी उस वेले खबर आए कि इत्थे कुछ होया है मीडिया दे विच ना बिल्कुल बुरे तरीके नाल फैल जाए। सही है सही आसान है ना, पहले नालों ते आसान। हाँ ये काम ते आसान है। DGISPR की जानिब से न सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनाई गई बल्कि उन तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी दिए जो भारतीय जासूस और उसके हैंडलर के दरमियान हुई। इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से इन दहशतगर्द कार्रवाइयों की तफसील भी बताई गई जो गिरफ्तार दहशतगर्द ने अंजाम दी। एक ऑडियो टेप में भारतीय अफसर को बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑन करते हुए भी सुना जा सकता है। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कोई पहली बार नहीं दिखाए। भारतीय दहशतगर्दी की जिंदा मिसाल कुलभूषण यादव है जो भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर दुनिया पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी के बनाए बयानिए पर यकीन करने से गुरेज कर रही है। अमेरिका ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर कशीदगी को कम करें। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज माइकल कुगलमैन का अहम ट्वीट भी सामने आया है। गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत दोनों से रब्ता किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि कशीदगी में इजाफा ना करें। इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा आज दोनों ममालिक से रब्ता करेंगे। इस दौरान माइकल कोगलमैन का अहम ट्वीट भी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने पहले मौक़िफ़ के बरक्स पाक भारत कशीदगी में मुदाखलत का फैसला किया है। साथ ये भी बताया कि अमेरिका की इस मामले पर पोजीशन चीन, रूस और तुर्की के करीब करीब होगी। माइकल कोगलमैन का ट्वीट इस लिहाज से भी अहम है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इक़दामात की पेशगी इत्तला दे चुके हैं। अगर माइकल कोगलमैन के हालिया ट्वीट में दी गई खबर सच साबित होती है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चीन पहले ही गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर चुका है, जबकि तुर्की और रूस भी दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का पैगाम पहुँचा चुके हैं। देखना यह है कि क्या आलमी क़ुव्वतें भारत को उसकी हट धर्मी से पीछे हटने पर मजबूर कर सकेंगी। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से वाज़ेह है कि वो अपनी हट धर्मी से पीछे हटने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रात भारतीय रफ़ाइल तैयारे मकबूजा कश्मीर में LOC के करीब स्पॉट किए गए। जब पाक शाहीन हरकत में आए तो वो भाग गए। ये वही रफ़ाइल तैयारे हैं जिनकी ज़रूरत का एहसास नरेंद्र मोदी को बालाकोट हमले की नाकामी के बाद हुआ था। दूसरी तरफ LOC पर भारतीय फायरिंग और मोबिलाइजेशन बढ़ गई है। LOC के साथ गाँव खाली करा लिए गए हैं और वज़ीर इत्तलात ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अगले 24 घंटों और 36 घंटों को अहम करार दिया है और इस खदशे का इजहार किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन हम भी हम वक्त तैयार हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे।
I'll start with डॉक्टर कमर चीमा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मोदी ने अपनी फ़ौज को खुली छुट्टी दी है, क्या ये ब्लैंक चेक है जो एक ज़ाहिर है हम देखते हैं भारत अपनी खित्ते में इजारादारी के लिए, अपनी डोमिनेंस के लिए कोई ना कोई छेड़छाड़ खित्ते में लगा के रखता है, क्या ये ब्लैंक चेक दिया गया है या फिर एक तरह की राह फरार भी है? क्योंकि बहुत लंबी लंबी पहले धमकियाँ लगाई थी, अब चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस या सबूत पेश करने के लिए नहीं है, इसलिए मिलिट्री पर डाल दिया है कि मिलिट्री देख ले कि उन्होंने क्या करना है इस सारे प्रोसेस के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है सारी की सारी वो पिछले 8 दिनों से खामोश है। जब से ये वाकया हुआ है 22 तारीख को, कोई ख़ास ना फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ना डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले और उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की और एक दफ़ा उन्होंने यूएन में बात की है। इसके अलावा वो सारा टाइम खामोश हैं, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को फीड कर रहे हैं कि मीडिया उनकी तरफ से मौक़िफ़ जारी करे। पहली बात तो इस चीज़ से पता ये चलता है कि जब लीडरशिप कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो जारी बात है एक अवाम के अंदर आती है सोच के लीडर्स खुद तो बोल नहीं रहे, लेकिन मीडिया के ज़रिए सारे कुछ पैगामात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी साइड जो है वो मिलिट्री हो या पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों बयान भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आउटराइटली लोगों तक अप्रोच भी कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम इस खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें फ़ौज को दे रहे हैं, खुद साइलेंट हैं, शायद यही वजह है। वो शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों को। पहले आपने कहा कि आपके ख्याल में मीडिया को फीड कर रहे हैं ताकि वो एक वॉर मॉन्गरिंग करे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे, वो उसके बाद जब वॉर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए और फिर मिलिट्री जो कुछ करना चाहती है तो वो उसकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उन पर ना आए, बल्कि अदर पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है उन पर भी जाए और इंस्टीट्यूशंस पे भी जाए। डॉक्टर साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो ब्लैंक चेक दे दिया है मोदी ने अपनी फ़ौज को कि वो जहाँ चाहें जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, या और पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस, कोई कंक्रीट सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए मोदी ने जो है बेसिकली कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उसको ऑपरेशनलाइज किया है और उसके अंदर एक बुनियाद ये थी कि अगर दहशतगर्दी का कोई भी वाकया होगा तो हिंदुस्तान की जो फौज है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई जहराना कार्रवाई करेगी। लेकिन मसला दरअसल ये है कि ये तमाम करने के लिए आपको एक ख़ास डिप्लॉयमेंट चाहिए, ख़ास माइंडसेट चाहिए, उसके बाद साथ साथ आपको फ़ौज की तैयारी भी चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज जो है एक तरह से एक इंटरनल रिव्यू प्रोसेस के तरह, जहाँ वो बरतानवी हुकूमत की जो बरतानवी तर्ज फ़ौज है उससे निकल के अमेरिकन तर्ज फ़ौज की तरफ जा रही है। और उसके साथ साथ जो उनकी जो फोर्सेस हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी हम इतने इंटीग्रेटेड नहीं है कि हम एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के साथ कोई जंग कर सकें। दूसरी उनकी कोशिश ये थी जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई के ऊपर वो बात कर रहे हैं बार बार, उसकी बुनियादी वजह ये है ताकि वो अंदरूनी तौर पे लोगों को ये बात कायल कर सकें कि दरअसल एक छोटी जंग है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, ना कि एक बड़ी जंग जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। क्योंकि जब आप एक बड़ी जंग इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कहते हैं या उसके खतरात पे बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके पास कि उसके जो इम्पैक्ट हैं, वॉर के इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वो आपको उठाने पड़ते हैं और सियासी तौर पे भी उठाने पड़ेंगे। मोदी हुकूमत को बताना पड़ेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया के अंदर वो जंग के खतरात में कैसे ख़त्म हो सकती है, एक मिसाइल से, या उस इंटेंसिटी से किस तरह जा सकती है, जो समुद्री राहदारी है, माशी राहदारी है, वो किस तरह चौक हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह ज़हनी तौर पे आमादा हो जाएं कि जंग हम वहाँ करें जहाँ वो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे उस तरह करें और उसके बाद उसका कोई रद्द-ए-अमल ना हो। ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान जंग के आगाज़ कर सकता है, हम ये बात समझ सकते हैं, चाहे वो समझ में है, ना समझ है, अपने को मफादात की वजह से कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आएगा। पाकिस्तान जो है ज़मीनी तौर पर भी तैयार है, हवाई तौर पर भी तैयार है और आप समुद्री अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तैयार है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान की आवाम इस वक्त आपकी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर कोई जंग होगी तो इतनी आसान नहीं होगी और ना ही इतनी उस मोमेंटम पे होगी जिस पे वो चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमें, ये जो अमित शाह ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई अल्ट्रा डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से जो अलेज्ड टेररिस्ट हैं वो ट्रेस नहीं हो रहे, ये क्या
सारा माजरा है, ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको बताना चाहिए मेरे ख्याल से अल्ट्रा डिवाइसेस का थोड़ा सा अपना जोन थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो जो अल्ट्रा डिवाइसेस हैं शायद वो बलूचिस्तान के अंदर और जो केपी के अंदर वो जो IEDs हमारे पास छोड़ के गए हैं, जो DGISPR ने बताया है, शायद वो उनके साथ रह गई हैं। देखिए, क्योंकि ये तो एक मतलब मजाक खेज किस्म की बात है कि आपने 9.5 लाख फौज वहाँ रखी हुई है, हर 100 मीटर के बाद आपकी चेक पोस्ट है, आपकी FIR 10 मिनट में कटती है, 30 मिनट जो है फायरिंग होती रहती है, कोई रेस्क्यू सर्विस नहीं आती, ये तमाम चीज़ें एडअप नहीं हो रही हैं। उससे भी बड़ी बात ये है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम जो है पानी बंद कर देंगे, आप एक इंटरनेशनल मायदे से निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ स्टेट ही नहीं है। आज आप अगर एक इंटरनेशनल मायदे से निकल सकते हैं और उसके लिए जंग ले सकते हैं, तो कल आपके साथ जितने तजारती मायदे हुए हैं उनकी क्या वजाहत है, उनकी क्या बेसिस है? तो ये एक इम्प्लीकेशन है, चाहे दे डिडंट थिंक इट थ्रू, और अब वो चाहते ये हैं कि वो जो अल्ट्रा डिवाइसेस हैं वो उन अल्ट्रा डिवाइसेस से ढूंढना चाहते हैं, पता नहीं वो थर्मल इमेजेस हैं या वो किसी के कहने के ऊपर किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो टेररिस्ट है। देखिए, हम तो दहशतगर्दी की जंग 20 साल से लड़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं चलता कि दहशतगर्द कौन है, लेकिन जो मोदी हुकूमत है उनके पास अल्ट्रा डिवाइसेस हैं जिनके तहत वो बता सकते हैं कि दहशतगर्द कौन है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये एक तरह का मेरा ख्याल है उसका काउंटर तलाश कर रहे हैं, जो हम बलूचिस्तान में और KPK में ट्रेंड देखते हैं, या इन दैट केस कराची में अगर कोई टेररिज्म का इंसिडेंट होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जो अफगान वॉर, उनको रियल टेररिज्म का सामना नहीं है। रियल टेररिज्म का जब सामना होता है तो आप की जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो हाई अलर्ट पे होती हैं, आपकी रिस्पांस फोर्सेस होती हैं। ये तो नहीं होता कि आप जो है इस तरह के बयानियां बना रहे होते हैं कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं। मतलब ये चीज़ इन्होंने यहाँ की है, जो बलूचिस्तान के अंदर ये करते रहे हैं या KP में करते रहे हैं, तो ये काम ये खुद करते रहे हैं। अब दूसरी बात है कि जिस वक्त कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, खुदा ना खास्ता, आप भी जानते हैं, हम पाकिस्तान इससे गुजरा है, कि उस वक्त आपकी हालत जो होती है इमरजेंसी में होती है, एक कोहराम मचा हुआ होता है। सिचुएशन होती है कि जिप लाइन की फुटेज सामने आई है, उससे पता भी चल रहा है कि वहाँ लोग फिर किस तरह दौड़ रहे हैं, वो जो उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। मैं जरा आपके पास दोबारा आता हूँ। ये चीमा साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो अल्ट्रा डिवाइस वाली बात कर रहे हैं, ये जो हम कहते हैं कि नाइट विजन गॉगल्स लगाकर, और जो अमेरिकन के पास वेपन था वो फितना अल खवारिज वो वेपन यूज़ कर रहे होते हैं जो वो छोड़ कर गए अमेरिकन, या बलूचिस्तान में जो BLA के पास वेपन मिलता है वो सारा वो अफगानिस्तान में यूज़ हुआ वेपन, ये इस तरह की कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी उसको बताया कि उन्हें अभी रियल थ्रेट या टेररिज्म का तो सामना ही नहीं रहा, करें तो उन्हें पता चले कि हाई अलर्ट क्या होता है। ये तो इस वाक़े को, जिसको हम तो समझते हैं फॉल्स फ्लैग ही है, लेकिन वो इस पे जो है वो पूरे 2 कंट्रियों में स्टैंड ऑफ कर बैठे हैं, न्यूक्लियर पावर्स में स्टैंड ऑफ कर सकते हैं। ये क्या रीजनिंग करने की कोशिश की है? और एक और पॉइंट भी ऐड कर लें कि ये इंटरनेशनल प्रेशर को क्या इंडिया इग्नोर कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सपोर्ट आ रही है दुनिया से। जी देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने ये जो स्टोरी बनाई है, इसको जारी बात है दुनिया को एविडेंस तो दिखानी है, और यही वजह है कि अभी तक वो एविडेंस कलेक्ट नहीं हो रही, और एविडेंस कलेक्ट ना होने की वजह से वो दुनिया के सामने और अपनी आवाम के सामने आ भी नहीं रहे। फैसले उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़े ले लिए हैं, लेकिन अब आवाम को क्या बताएं। सो इसलिए ये जो टाइम है सारा उन्होंने एक जिंगोइज्म, वॉर हिस्टेरिया जो है वो मीडिया के जरिए पहली बात है फिल कर रहे हैं। और ये जो बातें हैं जी कि वेपन्स, देखें डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप हर दूसरे चौथे दिन आप देखते हैं कि कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है। हमने इस हवाले से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट 24 घंटे अलर्ट हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। इंडिया को तो कोई दहशतगर्दी का सामना नहीं है। बताएं ना कौन सा वाक़या हुआ है वहाँ पे? एक वाक़या हो जाना वहाँ पे, दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं तो समझता हूँ कि हमें जिस तेज़ी से या जिस अंदाज से अपना केस दुनिया के सामने बिल्ड करना चाहिए वो हम नहीं कर सके, बट दैट इज़ नॉट अ मोमेंट टू टॉक ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुनिया को बताना चाहिए कि दहशतगर्दी, और पूछना भी चाहिए भारत में कहाँ पे हो रही है। लुकिंग एट द लेवल ऑफ जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये मुझे नहीं लगता कि शायद हमारी जो हम क्यों नहीं ये केस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके। ये तो कंडेम भी नहीं करते पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़े होते हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इंक्वायरी की बात कर देते हैं। हम चाइना और रशिया को कहते हैं कि वो बीच में आए और ट्रांसपेरेंट थर्ड पार्टी कोई इंक्वायरी कर ले। हम तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिफरेंट डोमेन में जाके ऑपरेट कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में एस्केलेशन ना हो, हालात ख़राब ना हो और इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। सो
एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनली सपोर्ट इनको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो जो बात लेके जानी थी दुनिया के सामने अब उनको समझ नहीं आ रही। आपको पता है आदिल अब्बास साहब, एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट है, इंडिया जो लॉजिक बिल्ड करना चाह रहा था वो सिर्फ एक लॉजिक थी, वो ये है कि हम वेस्ट के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और क्योंकि हम वेस्ट के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो लिहाजा वेस्ट को हमारी हर चीज को मनोअन ओन करना चाहिए। जो हम पे अटैक हुआ है, हम पे ये जो वाकया हुआ है, हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पे एग्रेशन का ऐलान करें। कोई ना वेस्टर्न मुल्क यूरोपियन बोल रहा है, ना अमेरिकन बोल रहे हैं, ना कनेडियंस, ना ब्रिटिश, कोई भी नहीं बात कर रहा, किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया है इसके ऊपर। सो वो उनके अंदर वो एक पैनिक है और वो बेसिकली तो इंडियंस ये समझते हैं कि हमें तो बहुत सारे जो मगरबी ममालिक हैं चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो जो पाकिस्तान के साथ मसला उसमें हमारे साथ खड़ा कोई नहीं हो रहा, तो कल को ये चाइना के साथ हमारे क्या करेंगे। तो बेसिकली वो एक इंटरनल शॉक है जिसको वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें बहुत बड़ा शॉक है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ कमिटमेंट्स जो इंडिया को पिछले कुछ सालों से, खास तौर पे ये पिछले 7-8 सालों में दुनिया से मिली और हर मुल्क इंडिया आ रहा है। तो इंडिया को एक आइसोलेशन की टेंशन हुई है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेस्टर्न अलाय होने की वजह से जो स्टंट करने की कोशिश करे। अब मिसाल के तौर पर बार बार कह रहे हैं, अगर तो ये हमला है, दहशतगर्दी, कोई सबूत है आपके पास, एविडेंसेस आप प्रोड्यूस करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखें, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, पता चले, फाइन। लेकिन जब आप एक वाक़े को बुनियाद बना के एक मुल्क के ख़िलाफ़ पूरे एक स्टैंड ऑफ क्रिएट करते हैं और उसको थ्रेटन करते हैं और दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच रीजन को डिस्टेबलाइज करते हैं, अगर आप खुद और दूसरी पावर भी जो है वो अगर न्यूक्लियर स्टेट है आप उसको इंगेज करते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि उन्हें वेस्टर्न सपोर्ट फारिग होती नज़र आ रही है क्योंकि उनका ख्याल था इस स्टंट के बाद उनके पास वेस्टर्न सपोर्ट आ जाएगी। दूसरा, उन्हें यह भी अंदाज़ा हो रहा है आपके ख्याल में कि अगर हम लिमिटेड वॉर करते हैं तो इस दफ़ा वो लिमिटेड नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने कह दिया है कि वील गो टू एनी एक्सटेंड और हम उसको फिर डीएस्केलेशन की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात तो रहेंगे, अच्छे पार्टनरशिप रहेगी, सारा कुछ रहेगा, इंडिया की रेलिवेंस भी रहेगी, मार्केट भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि वेस्ट उनका पाकिस्तान के ऊपर नैरेटिव बाय नहीं कर रहा, उसको पता है कि ये ट्रेडिशनल लड़ाई है, ये एक पुराना मसला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो अनफोल्ड हो रही है। और इसके पीछे पैटर्न है ना, क्या मोदी साहब के हर 5 सालों में एक वाक़या होता है। 2016 में वाक़या हुआ उरी में, 19 में पुलवामा हुआ, अभी पहलगाम हुआ, और इसको बेस बना के वो क्या करते हैं। चीमा साहब, मेरा ख्याल है कि दूसरी दुनिया की एजेंसीज भी तो देखती हैं ना, उनके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी तो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई मूव हो रही है या इस किस्म के इंसिडेंट हो रहे हैं तो किस में कौन कहाँ कैसे इन्वॉल्व है। तो जाहिर है ये भी एक सेटबैक तो होगा उनके लिए, वरना जी असल में ये भी पॉइंट है कि इंडिया ने जो 28 घंटे के अंदर अंदर इतने बड़े फैसले किए कि उन्होंने अब एक वाकया दिन को 3 बजे होता है, अगले दिन आप शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की बिठा के कहते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी से भी जा रहे हैं, हम तालुका बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो दुनिया ने कहा है कि ये बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने। सो इट मींस कि दिस वाज ऑल प्लानिंग। तो वो ये जल्दी में फैसला उन्होंने इसलिए लिया जस्ट टू टेल द पब्लिक एंड द वर्ल्ड कि हम गुस्से में हैं, लेकिन दुनिया ये समझती है कि चीजें इस तरतीब से तेजी से नहीं की जाती। सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई ये जो चीमा साहब, ये जो गूगल मैन ने पहले भी देखे ना, गूगल मैन ने एक ट्वीट की थी पहले और बता दिया था कि ये इकदामात इंडिया उठा सकता है, ये स्टेप्स लेगा अब पाकिस्तान के खिलाफ, और वही हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और फिर बॉर्डर्स पे ये सब टेंशन एंड सो फॉर। मुझे ये बताएं कि ये जो अब ट्वीट आया गूगल मैन का, ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो देख रहा है कि अमेरिका, चाइना, टर्की जो है वो एक सेम पेज, वो रशिया एक सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं सारे प्रोसेस के अंदर। जो इंडियन आइसोलेशन है उस ट्वीट के अकॉर्डिंगली लग रहा है और बढ़ती हुई और मजबूत होता हुआ नैरेटिव पाकिस्तान का नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है। बल्कि इनफैक्ट इंडियन चैनल्स ने तो तुर्की की बैशिंग शुरू कर दी है, रजब तैयब एर्दोगान पे क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। सो ये जो ट्वीट है ये कितना इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से, जो वो अमेरिका को भी सेम पेज पर लिंक कर रहे हैं। जी देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो जून 2023 में नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो बाइडेन के साथ उन्होंने साइन की। तो वो कहते हैं कि आप हमारे पूरी दुनिया के पार्टनर हैं, लेकिन हमारे नेबर के हवाले से आप हमारे साथ नहीं खड़े होते। तो वो जो अमेरिका चाइना के साथ खड़ा हो गया है, अब मुझे ये बताएं, आज 7 दिन हो गए इस मसले को,
किसी भी अमेरिकन टॉप लीडरशिप ने इंडिया से कांटेक्ट नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया में थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो कि मिस्टर मोदी मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने फौरन, जारी बात है, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में कांटेक्ट किया होगा। उन्होंने कहा इसको डाउन प्ले करें, और स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो कश्मीर का स्टेटस है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, तो स्नब कर दिया उन्होंने। तो ये चीज है कि वो जो चाइना, रशिया, अमेरिका और तमाम मुल्क एक जगह पे खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब के इस पैटर्न और जो बिजनेस, जो मोड ऑफ वे है, मोडस ऑपरेंडाई है रिगार्डिंग पाकिस्तान, उसको स्टडी कर गए। फेयर इनफ। डॉक्टर मारिया सुल्तान, डिफेंस एनालिस्ट, डॉक्टर कमर चीमा, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, दोनों मौजूद थे। आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। फर्स्ट राउंड ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया जो है वो हारता हुआ नजर आ रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इंडिया को जो है वो प्रेशर है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान टेंशन एस्केलेट हो और रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो। सो जो सपोर्ट इंडिया इस सारे इवेंट के जरिए क्रिएट करना चाहता था, वो अभी तक इंटरनेशनल फ्रंट पे हासिल नहीं कर सका। अब जो इंडिया कर रहा है वो हम आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो LOC के ऊपर कभी फ़ज़ाओं में अपनी कोशिश कर रहा है कि कोई स्टंट करे, लेकिन पाकिस्तान भरपूर जवाब के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है, और किसी भी किस्म की मूवमेंट की उनको जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, वॉर हिस्टेरिया है, इंडिया का कुछ नीचे आएगा और इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराई जाए। जो वाक़या हुआ है उसकी तफसीलात सामने है। अदरवाइज़ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करार पाएगा, क्योंकि इसके ज़रिए आप ये मकासद हासिल करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान को रीजन में डिस्टर्ब करना और रीजन को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।